हमें शहर में पता नहीं चलता, पर चांद की रोशनी रात के अंधेरे में काफ़ी होती है हम इंसानों के लिए। पूर्णिमा की रात थी और जंगल के शुरुआती हिस्सा इतना घना नहीं था, जिस वजह से पर्याप्त रोशनी आ रही थी और मुझे टॉर्च की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले के 20 मिनट ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया जंगल घना होता गया और ठंड बढ़ने लगी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझे अपना जैकेट और टॉर्च निकालना ही पड़ा। साथ मुझे एहसास होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे लगा कि अब मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। असल में अंधेरे में हर इंसान को ऐसा ही लगता है कि उन्हें कोई ना कोई देख रहा है। पर अब जो होने लगा मेरे साथ वो कुछ अजीब था। मुझे अजीब सा डर लगने लगा। कड़ाके की ठंड लग रही थी, पर फिर भी पसीना आ रहा था। मुझे लगा कि शायद ये उस जहरीली फफूंद का असर है जिसके बीज हवा में फैले हुए हैं। इसलिए मैंने मास्क पहन लिया ताकि मुझ पर फफूंद का असर ना हो, पर शायद देर हो गई थी। अब मुझे कदमों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकलना ही सही होगा। फफूंद का काफ़ी असर हो गया है। मैंने नक्शा देखा तो जंगल का निकास द्वार करीब आधा घंटा दूर था, तो मैं चलता गया। मैंने असल में जंगल का सबसे छोटा रास्ता चुना था, क्योंकि ये पहली बार था और मुझे इसका अनुभव लेना था। अगली बार तो मेरा विचार जंगल में रात बिताने का था। अब मैं आगे बढ़ा और मुझे अपनी बाईं ओर से कुछ आवाज़ आई, तो मैंने वहाँ टॉर्च मारा तो एक 7-8 साल का बच्चा दिखा। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इतना छोटा बच्चा इतनी रात गए अकेले यहाँ कर क्या रहा है। मैंने सुना था कि आजकल कई लुटेरे रात को सुनसान रास्तों पर ऐसे ही बच्चे रख देते हैं, और जब कोई मुसाफिर उस बच्चे के करीब जाता है तो वो बच्चे मुसाफिर को कुछ नशीले पदार्थ सुंघा देते हैं और फिर लुटेरे उस मुसाफिर को लूट लेते हैं। इसलिए मैं सतर्कता के साथ अच्छी दूरी से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा था। इसलिए मैं आगे बढ़ गया, पर तभी उसके मुंह से आवाज़ निकली। वो क्या था और क्या बोला मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो मैंने अपनी नज़र उस पर घुमाई। उस बच्चे की आंखें पूरी तरह लाल थी। न केवल उसकी पुतलियाँ बल्कि पूरी आंखें लाल थी। और तभी वो बच्चा मेरी ओर लपका। मैं तेजी से दौड़ा। वो बच्चा क्या था ये विचार मेरे मन में नहीं आया। मुझे तो बस उस बच्चे से खतरा महसूस हुआ और मुझे अपनी जान बचानी थी। मैंने नक्शे में देखा तो पाया कि मैं निकास के करीब हूँ। मैं दौड़ता रहा और मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर मुझे उस चीज़ के दौड़ने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। काफ़ी देर तक जब निकास नहीं दिखा तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और मैंने पाया कि मैं उसी जगह पर गोल गोल चक्कर काट रहा हूँ। अब मेरा डर काफ़ी बढ़ गया था, साथ ही मुझ में और ताकत नहीं बची थी और भाग पाने की। मैंने उम्मीद खो दी थी और मुझे लगा कि कुछ ही पलों में मैं थक कर गिर जाऊंगा और ये चीज़, ये बच्चा या जो कुछ भी है, ये मुझे मार डालेगा। बस तभी मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं गिर पड़ा। गिरते समय बस पहली और आखिरी बार मैंने भगवान को याद किया। तभी मुझे अपनी दाईं ओर से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, उठो, अगर तुम्हें बचना है तो मेरी तरफ भागो। मुझे उस दिशा में एक बुजुर्ग आदमी जो करीब 60-70 साल के होंगे वो वहाँ खड़े दिखे।
मुझे लगा कि शायद ये भी इस जंगल का कोई छलावा है, पर फिर भी मैंने उन बुजुर्ग का कहा मानने की सोची। अगर ये भी छलावा ही है तो क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ भी मरना ही है और वहाँ भी। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटी और दौड़ पड़ा उस बुजुर्ग की ओर। और फिर मैंने पाया कि मैं जंगल से बाहर निकल चुका हूँ और सूरज भी निकलने ही वाला था। मैं हैरान था कि आखिर ये क्या हुआ। साथ ही मैंने उस बुजुर्ग को काफ़ी ढूंढा, पर वो वहाँ कहीं भी नहीं दिखे। शायद वो कोई नेक रूह हैं जो भटके हुए मुसाफिरों को उस मायावी जंगल से निकालते हैं। अगले दिन है मैं कमल राम के साथ गया और मैंने उस नेक रूह को समर्पित छोटे से मंदिर पर भेंट चढ़ाई, मेरी जान बचाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक दिन की बात है, उस कैदी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उसने कत्ल किया था, एक बड़ा ही भयानक सा। वो एक हत्यारा था, इसलिए उसने अपनी सज़ा के साथ ही उसकी कीमत चुकाई थी। उकसावे में आकर शराब के नशे में ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया था, पर उसकी आंखों में इस बात का बिल्कुल भी कोई गुमान नहीं था। अब कत्ल की वजह से ही उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उसे काला पानी की सज़ा मिली थी और ले जाना था सुबह, इसलिए उसने उसके पुराने जेल से निकलकर उस अलग जगह ले जाकर डाल दिया गया जहाँ पर हर उस शख्स को ले जाकर रखा जाता है। एक दिन पहले जिसे काला पानी की सज़ा सुनाई गई हो, वो भी एक जेल ही था, पर उस पूरे जेल में वो अकेला था। बाहर एक कांस्टेबल को रख दिया गया था उसकी देख रेख करने के लिए। रात के समय जूतों के चलने की आवाज़ उस जेल में आने लगी तो वो कैदी सतर्क होकर बाहर देखने लगा। बाहर से वो कांस्टेबल आ रहा था जिसे उसके देख रेख के लिए रखा गया था। वो कांस्टेबल आकर उसके सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक प्लेट पर खाना था जो उस कैदी के लिए लाया गया था। उसने बाहर लगे ताले जो दरवाजे में थे उसे खोलकर उस कैदी की तरफ उस कांस्टेबल ने ज़मीन से खिसक कर उसकी तरफ खाना पहुंचाया और फिर तुरंत ही ताले को जड़ दिया उस जेल में और वहां से बाहर चला गया। अपनी जगह से वो उठा कैदी और फिर उस खाने की प्लेट को उठाकर अपने पास रखा और खाना शुरू किया। 2 निवाले उसने अपने मुंह में डाले ही थे खाने के लिए कि तीसरी खाने के लिए डाल ही रहा था कि उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ी और वो उसे गौर से देखने लगा, क्योंकि उस दीवार में देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 आंखें उसे घूर रही हों। उसने गौर से देखा कि कहीं ये कोई वहम तो नहीं, और फिर अचानक से ऐसा लगा कि जैसे उन आँखों ने पलकें झपकी हों। इस बात से आश्चर्य हुआ कि दीवार की तो आँखें नहीं होती, तो फिर ये क्या है। उसने उठकर उस आँख की सच्चाई जानने के लिए उसके पास जाने का तय किया और उठा अपनी जगह से और चलता हुआ उस दीवार के पास पहुंचा। वो ये देखकर दंग रह गया, क्योंकि वो आँखें ही थी दीवार पर। ये क्या था वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अब तो वो अंदर से बिल्कुल अकेला हो चुका था और अकेले ही उस जेल में बंद था, तो किससे कुछ कहता इससे पहले कि वो समझता कि आखिर ये चीज़ है क्या। उसी समय उस आँखों के चारों तरफ से एक घेरा बनने लगा। देखते ही देखते वो एक इंसान जैसा दिखने लगा, जैसे उस दीवार पर किसी इंसान का चित्र अंकित हो। खून सूखने लगे शरीर के अंदर ही ये दृश्य देखकर उसके,
और फिर वो एक इंसानी प्रतिबिंब जैसा बना और देखते ही देखते एक इंसानी शरीर में बदल गया। देखते ही सामने उस आदमी को दीवार से निकलते हुए उस कैदी के मुंह से एक जोरदार चीख निकल आई और फिर वो बुरी तरह से भयभीत हो उठा। और फिर उसके बाद वो मानव शरीर अपने आप किसी दानव जैसा दिखने लगा। उसके बड़े बड़े दांत निकल आए, उसकी दोनों आंखें खून से नहाई हुई दिख रहे थे। उसके हाथों के पंजे बढ़कर अपने आकार से कुछ ज्यादा हो चुके थे। उस दानव को अपने पास देखकर कि इतनी भयानक चीख उस कैदी के मुंह से निकली कि पूरा का पूरा जेल की दीवारें गूंज उठे। वो दानव धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बहुत पास आ गया। वो कैदी दीवार में पीठ टिकाकर कांप रहा था। उसने उस दानव को अपने जीवन से भीख मांगी और वो इतना बेरहम था कि उसके गले को दबोचकर ऊपर उठा लिया। अब कैदी का सारा शरीर हवा में लहरा रहा था, सांसें उसकी टूटी जा रहे थे और कुछ ही पलों में उसका जीवन ने साथ छोड़ दिया। उसके बाद वो दानव फिर से दीवार में चला गया। अचानक इस कैदी की मौत हो जाने की वजह से किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद दूसरे दिन उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें भी कुछ खास मिला नहीं। परिणाम ये आया कि उसका दम घुटने की वजह से मौत हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। आज अपने खास दोस्त प्रदीप की असमय मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर सबसे पहले मैं अस्पताल पहुंचा और जब वहां से वापस लौट रहा था तो अचानक एक काले कुत्ते के सामने आ जाने पर मैं भी भयानक रूप से घायल होकर हॉस्पिटल में अचेत पड़ा था। आंखें खुली थी, देख रहा था पर बोल नहीं सकता था। घर के सब लोग रो रहे थे। नीता का रो रो कर बुरा हाल था। उसका रोना सुनकर मेरा दिल फट रहा था, पर मैं उसे सांत्वना देने में असमर्थ था। थोड़ी देर बाद मेरा घनिष्ठ दोस्त नीरज भी आ गया। उसे देखकर मुझे वो हादसा याद आया जो मेरे और प्रदीप के साथ घटा था। 6 महीने पहले की बात है। मैं ऑफिस से आया तो नीता मुझसे पहले ही आ चुकी थी। उसके हाथ में एक शादी का कार्ड था। मैंने उससे पूछा कि किसकी शादी है, तो उसने बताया, आज हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड नीरज आया था मेरे ऑफिस में, वही ये कार्ड देकर गया। अगले हफ्ते उसकी शादी है। देखो, तुम चले जाना, मेरी नई नई नौकरी है इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम नहीं जाओगे तो नीरज को बुरा लगेगा। तो इस पर मैंने कहा, अरे नहीं, बुरा वो नहीं मानेगा। वैसे भी गाँव की शादी में मुझे जाना पसंद नहीं है। अपने दोस्त प्रदीप से पूछ लो, उसे भी तो बुलाया ही होगा ना। नीता ने कहा, ठीक है, उसे फ़ोन करता हूँ। अगर वो चलने को तैयार हो जाता है तो फिर देखा जाएगा। कहते हुए मैंने प्रदीप को फ़ोन लगाकर कहा, क्या अगले हफ्ते नीरज की शादी में चलोगे? तो उसने कहा, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, आजकल ऑफिस में बड़ा काम है यार। बॉस से छुट्टी मिलेगी, बस यही सोच रहा हूँ, अगर मिल गई तो चलूँगा। कहकर प्रदीप ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन शाम को उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे छुट्टी मिल गई है, इसलिए वो भी चलेगा। 1 हफ्ता बाद मैंने नीता को याद दिलाया, अरे सारी तैयारी कर दिया ना, क्योंकि आज मुझे नीरज की शादी में जाना है। तो इस पर उसने हाँ कहा। शाम के 5 बजे मैं और प्रदीप नीरज के गांव जाने के लिए बस में बैठ चुके थे। 2 घंटे का रास्ता था। नीरज ने बताया था कि मेहमानों को ठहरने के लिए एक प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था की गई है। बस स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी
बस में ज़्यादातर गांव के ही लोग थे। मैं खिड़की के पास बैठा था और प्रदीप मेरे बगल में। लगभग 1 घंटे बाद बस अचानक से रुक गई। सड़क पर एक बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट हुआ था। कुछ सवारियां उतरकर देखने लगी। प्रदीप भी उतरकर देखने गया। थोड़ी देर बाद आकर बताने लगा कि खड़े हुए हाफ डाला ट्रक से एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। ये लोग भी किसी शादी में ही जा रहे थे। पता नहीं कोई जिंदा है भी या नहीं। तभी एक आदमी बोला, नहीं, मैं भी उसी कार में था, सिर्फ एक आदमी ही मरा है। घायलों को पुलिस एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। लगभग 2 घंटे बाद बस चली। रात के 10 बजे हम लोग स्टेशन पहुंचे। बहुत पहले एक बार मैं नीरज के गांव गया था, पर वहां वो स्कूल कहाँ था इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। मैंने नीरज को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी जा रहा था, इसलिए हम दोनों उसके गांव के रास्ते पर चल दिए। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक और आदमी उसी रास्ते पर चल रहा है। प्रदीप के पूछने पर उसने बताया कि वो भी उसी शादी में आया है और उसे सब पता है। हम दोनों निश्चिंत होकर उसके साथ चलने लगे। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद वो एक बड़े से मकान के गेट के पास पहुंचा और हम लोगों से कहा, यही वो जगह है जहां मेहमानों को रुकना है। हम उसके साथ अंदर गए तो वहां पार्टी जैसा माहौल था। हमें भूख लगी थी। अपना सामान कमरे में रखा और हाथ मुंह धोकर खाने पहुंच गए, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। विविध प्रकार के पदार्थ, मिठाइयाँ और अनेकों प्रकार के भोजन थे। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि नीरज ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। ऐसा तो हमने सिर्फ होटलों के बारे में ही सुना था, उसका भी कभी उपयोग नहीं किया। भोजन के बाद थोड़ी देर नृत्य का आनंद लिया। उसके बाद अपने कमरे में आ गए। प्रदीप एक बार सोने से पहले फिर नीरज को फ़ोन करके अगले दिन का प्रोग्राम पूछना चाहता था, पर फ़ोन लगा ही नहीं। तो मैंने कहा, छोड़ो, अब सुबह देखेंगे। थोड़ी देर बाद हमें नींद आ गई। सुबह जब हम दोनों की आंख खुली तो हम दोनों एक नदी के किनारे स्थित बड़े से शमशान के बीच में पड़े थे। हमारा सामान भी वहीं पड़ा था। आसपास कई लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। नीरज के साथ कई लोग हमें घेर कर खड़े हुए हम दोनों को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। नीरज ने कहा, तुम्हें स्कूल के बजाय यहाँ क्यों आ गए तुम लोग? मैंने नीरज को बताया, तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था, फिर जो आदमी हमें लाया वो भी तुम्हारा ही एक मेहमान था, वो भी शादी में ही आया था। नीरज ने बताया कि कल चाचा जी सपरिवार शादी में आ रहे थे। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो नहीं रहे। चाची जी और उनका बेटा हॉस्पिटल में है। कल रात शायद इसी वजह से मेरा फ़ोन बिजी रहा होगा। आज यहाँ चाचा जी के अंतिम संस्कार के लिए हम लोग व्यवस्था करने आए तो देखा तुम दोनों को। नीरज की बात सुनकर हम दोनों उसके चाचा जी के अंतिम दर्शन करने के लिए गए तो उन्हें देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। हमने नीरज से कहा, यही तो हमारे साथ कल रात स्टेशन से यहाँ आए थे और हमें उस जगह पर ले गए थे जहाँ हमें ठहरना था। तो इस पर नीरज ने कहा, कल 6 बजे एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी। हम लोगों को रात 10 बजे खबर मिली। नीरज की बात सुनकर मेरा ध्यान उस बात पर गया जो उस आदमी ने बस में हम लोगों को बताए थे कि वो भी कार में सवार था और उसमें सिर्फ एक आदमी ही मरा है। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि वो भी कार में था तो वो अब बस में क्यों है।
हम एक आत्मा के साथ यात्रा कर रहे थे। ये विचार ही हमें डराने के लिए काफ़ी था। नीरज के पिताजी ने बताया कि उस शमशान के बारे में प्रचलित है कि वहाँ रात में आत्माओं का आगमन पर उत्सव होते हैं। गांव का कोई भी आदमी कभी भी अकेले शमशान की ओर नहीं जाता, और जिस दिन किसी की मौत हो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आत्माएं नए सदस्य के इंतज़ार में रहती हैं और उस दिन उत्सव मनाती हैं। अगर कोई भूला भटका कोई भी इस शमशान की कहानी से अपरिचित जीवित आदमी को वो कहानी सुना देता है तो वो अगले दिन का सूरज देख नहीं पाता। तुम दोनों के साथ शायद मेरे भाई की आत्मा थी, इसलिए तुम लोग जिंदा बचे हो। फिर भी अपना ध्यान रखना। कहते हुए वो कुछ चिंतित से हो उठे। मैंने उन्हें वहाँ के भोजन बाकी सब के बारे में बताया तो उन्होंने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि आज तक शमशान गया कोई भी आदमी वापस नहीं लौटा। जो भी वहाँ की दावत की कहानी सुनाता, 2 दिन बाद जब हम लोग वहाँ से अपने घर के लिए चलें तो नीरज के पिताजी ने हमें समझाया कि बेटा, शमशान की घटना के बारे में किसी से मत कहना, क्योंकि कहा जाता है कि इससे आत्माएं कुपित हो जाती हैं और फिर उस आदमी के जीवन पर संकट आ जाता है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि कहीं प्रदीप ने इस घटना के बारे में किसी से बात तो नहीं की। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरा जीवन भी संकट में पड़ चुका है। आंखों के सामने अंधेरा और उस अंधेरे में थी चमकती हुई बहुत सी आंखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।